डोडो टीवी। यार मैं कब से बोल रहा हूँ तुम लोगों को, कुछ भी नहीं है यहाँ। चलो अब यहाँ से। हाँ हाँ चलो। अरे ये क्या हुआ? फ्लैशलाइट कैसे बंद हो गई है? प्रतीक और विक्रम एक छोटे से शहर में एक ही फ्लैट में रहते थे। दोनों कॉलेज के दोस्त थे और अभी अभी दोनों की ही सेम कंपनी में नई जॉब लगी थी, तो दोनों ने साथ ही रहने का डिसीजन लिया। अच्छा, अरे वाह, आजा यार जल्दी। किसे बुला रहा है? बड़ा खुश लग रहा है तू। अरे राज का फोन था, ये कॉलेज में दूसरे कोर्स में था। अरे वही कैमरे वाला बंदा नेक्स्ट वीक आ रहा है। अगले हफ्ते राज प्रतीक और विक्रम के घर पहुंच गया। मैं तो भूल ही गया था तेरा चेहरा राज। वो तो मुझे प्रतीक ने बताया कि वो लड़का जो हमेशा गले में कैमरा लटकाए घूमता है, तब याद आया। अब तो मैं प्रोफेशनल वीडियोस भी बनाने लगा हूँ। एक हॉरर स्टोरी पर काम कर रहा हूँ। फिल्म का नाम है लंबी दयार माइंस। ओह अच्छा, लगता है किसी कॉमेडी फिल्म का टाइटल है भाई। अरे नहीं, मसूरी के पास ये एक हॉन्टेड जगह है। वहाँ आप से 40 साल पहले माइंस हुआ करती थी, जिसमें हजारों मजदूर काम करते थे। वैसे तो हम लोग भी मजदूर ही हैं, बस माइंस में काम नहीं करते। ऑफिस में लिफ्ट भी है जो कभी नहीं चलती। ऐसा बोलते हैं उन माइंस में मजदूरों की हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता था। माइंस से निकलने वाली जहरीली गैस से मजदूर एक एक करके मरने लगे। जब तकरीबन 10,000 मजदूर मर गए, तब पुलिस ने तहकीकात करनी शुरू की, और जब पुलिस वाले आए वो भी मर गए। वो माइंस तो बंद हो गई, पर तब से आज तक उन मजदूर और पुलिस वालों की आत्मा वहीं भटकती है, और वो जगह घूमने के लिए बंद हो गई। तो फिर तूने ऐसा सब्जेक्ट क्यों चुना अपनी फिल्म के लिए? दरअसल उन मरने वाले पुलिस वालों में एक मेरे दादाजी भी थे, इसलिए मैंने उस जगह को चुना। लोगों को भी पता चलेगा कि वहाँ का क्या सच है, इसलिए रिसर्च पर्पज से मैं कल ही निकल रहा हूँ। मेरा यहाँ आने का मकसद था कि तुम दोनों को भी साथ ले चलूं। मेरा रिसर्च वर्क भी हो जाएगा और हम साथ में मसूरी भी घूम लेंगे। ठीक है, चलते हैं। अगले दिन राज की कार में तीनों लोग मसूरी के लिए निकल गए और शाम को करीब 4 बजे सीधा लंबी देहार माइंस पहुंच गए। रिकॉर्ड करने के लिए राज के पास कैमरा था। तीनों माइंस के बचे खुचे खंडर के अंदर पहुंच गए और राज ने लोकेशन के फोटोज खींचना शुरू कर दिया। विक्रम जगह को देखते हुए बाकी दोनों से आगे निकल गया। कितनी सुंदर जगह है ये, कितनी सुंदर फोटोज आई हैं, देखो। हाँ वाकई में ही यार, मसूरी की पहाड़ियाँ कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं यहाँ से। अरे मैं हूँ भाई, दिन में ही डर रहा है यार तू तो। मैं डरा नहीं था, डरने की एक्टिंग कर रहा था ताकि राज कोई रोल ही दे दे मुझे अपनी फिल्म में। पर वाकई में मुझे अभी 10-15 लोगों के हंसने की आवाजें आ रही थी इस रूम से। बकवास कर रहा है अब हमें डराने के लिए। वैसे यार दिन में तो ये जगह काफी सुंदर लग रही है, पता नहीं हॉन्टेड क्यों बोलते हैं इस जगह को।
रात में आते हैं अब। मुझे देखना है रात में क्या फील आती है यहाँ, और कुछ वीडियोस और फोटोज भी लेने हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, रात में आते हैं। रात के ठीक 11:30 बजे तीनों लंबी देहार माइंस के खंडरों में पहुंच गए। यहाँ जंगली जानवरों का डर मुझे ज्यादा लग रहा है। हमसे बड़ा जानवर कौन होगा यहाँ पे? वैसे रात के सन्नाटे के बीच में जानवरों की आवाजें डरावनी तो लग रही हैं। फिर डर गया ये डरपोक आदमी। अब चलें, 12 बजने वाले हैं। भूख भी लग गई मुझे तो फिर से। बस चलते हैं आधे घंटे में, ऊपर की भी वीडियोस बना लेते हैं। प्रतीक कैमरा के सामने आ गया और बोलने लगा। तो दोस्तों चलिए आपको फर्स्ट फ्लोर भी दिखाते हैं लंबी देहार माइंस का, जहाँ 10,000 भूत हमारे इंतजार में बैठे हैं। यार मैं कब से बोल रहा हूँ तुम लोगों को, कुछ भी नहीं है यहाँ। चलो अब यहाँ से। हाँ हाँ चलो। अरे ये क्या हुआ? फ्लैशलाइट कैसे बंद हो गई अपने आप? ये खतरनाक भूत ही तेरे दादाजी हैं क्या? मुझे क्या पता? तू ही पूछ लेना रुक के। विक्रम मुझे उठा प्लीज, मेरा पैर फंस गया है। वो आ गया। प्लीज मुझे बचा ले विक्रम, प्लीज। विक्रम का दौड़ दौड़ कर बुरा हाल था। डर के मारे ऐसा लग रहा था कि उसकी जान उसकी सांसों के साथ बाहर निकल जाएगी। जो खतरनाक मंजर उसने देखा, ऐसा उसने कभी सपने में नहीं सोचा था। कार तक तो वो पहुंच गया, पर फिर उसे ध्यान आया कि चाबी तो राज के पास है। उसने किसी तरह खुद को मनाया कि वो राज की जेब से चाबी लेकर आएगा। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की। यूं तो हॉस्पिटल में रोज कई लोगों का मरना जीना लगा रहता है, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसकी पुष्टि विज्ञान के तथ्य भी नहीं कर पाते। हॉस्पिटल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करने वाली मिसेस शुक्ला ने हमें उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर अविनाश की कहानी कुछ इस तरह बताई। उस हॉस्पिटल के आईसीयू में एक बेड था। उस बेड पर रखे जाने वाला कोई पेशेंट जिंदा लौटकर कभी घर नहीं गया। अविनाश को उस हॉस्पिटल में आए हुए अभी 6 महीने ही हुए थे। वो इन बातों को नहीं मानता था, इसलिए बेड्स खाली ना होने पर वो अपने पेशेंट्स को उस बेड पर शिफ्ट करवा लेता था।
पर उसके पेशेंट्स जब लगातार मरने लगे तो उसको भी डाउट हुआ। उसने वो बेड वहां से हटवाने का ऑर्डर दे दिया। उसी दिन की बात है। हॉस्पिटल से फ्री होकर वो अपनी वाइफ प्रीति को उसके ऑफिस से पिक करके घर की ओर चल दिया। स्लो म्यूजिक के साथ शाम का वो सफर बड़ा ही सुहाना लग रहा था प्रीति को। कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। अविनाश उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उनका घर शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांत जगह पर था। रास्ता सुनसान इलाके से होकर गुजरता था। जब इनकी गाड़ी उस इलाके से गुजर रही थी तो अचानक एक औरत गाड़ी के बोनट पर आ जाती है और अपने लंबे लंबे बड़े बड़े हाथों से कांच को ढक देती है। प्रीति की तो डर से चीख निकल जाती है। कुछ दिखाई न देने की वजह से अविनाश का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद प्रीति की आंख खुली तो देखा अविनाश बुरी तरह से घायल हो गया था। वो बाहर जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं रहता है। वो हर आने जाने वाली गाड़ी को हाथ देती है। बहुत देर बाद एक कार रुकती है। प्लीज हमारी मदद कीजिए, मेरे पति का बहुत खून बह रहा है, प्लीज। वो आदमी प्रीति की मदद करता है, उन्हें उसी हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है। हॉस्पिटल में जगह ना होने की वजह से उसको एडमिट नहीं करते वहां। कहीं तो जगह होगी ना। देखिए पहले ही बहुत खून बह गया है। प्लीज आप लोग ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। आप जितना कहेंगे मैं उतना पैसा दे दूंगी। मैम आईसीयू में एक बेड तो है खाली, पर उस पर किसी को एडमिट नहीं करते। आप मैनेजमेंट से बात कर लें तो कुछ हो सकता है। प्रीति मैनेजमेंट से बात करने जाती है। उसी हॉस्पिटल में अविनाश के कार्यरत होने की वजह से मैनेजमेंट वाले तुरंत परमिशन दे देते हैं एडमिशन के लिए। अंततः उसको एडमिट कर लेते हैं। जब अविनाश को स्ट्रेचर से बेड पर डालने लगते हैं तो खिड़की से वही औरत देख रही होती है जो कार एक्सीडेंट के वक्त पर वहां थी। जब प्रीति की नजर उस पर पड़ती है तो उसकी लाल लाल आंखें और डरा देने वाली शक्ल को देखकर प्रीति के मुंह से चीख निकल जाती है। आईसीयू में जो लोग अविनाश को ट्रीट कर रहे होते हैं वो लोग प्रीति को देखते हैं और फिर खिड़की की तरफ देखते हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। वो लोग ट्रीटमेंट करने चले जाते हैं। प्रीति को भी बैंडेज वगैरह लगाते हैं। रात में जब प्रीति सो जाती है तब वही औरत वहां आती है और आकर पहले अविनाश को देखती है और थोड़ी देर रुककर वो उसका गला दबाने ही वाली होती है कि अविनाश की आंख खुल जाती है। अविनाश उठकर बैठ जाता है। कौन हो तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू इस बेड को यहाँ से हटवाने का ऑर्डर दे दिया? और वो गुस्से से हर चीज को देखती है तो उस रूम की हर चीज हवा में उड़ने लगती है। तुम कौन हो? बोल, तुझे भी मार दूं? अभी तक कईयों को मारा है मैंने। नहीं नहीं, मुझे भी तो मार दिया था तुम लोगों ने। 8 महीने पहले इसी बेड पर मैं मर गई थी। तब से मैं किसी को इस बेड पे जिंदा नहीं लौटने दी। मारना तो मैं भी नहीं चाहती तुझे। इस बेड पर तो हॉस्पिटल वालों ने पेशेंट्स को एडमिट करना ही बंद कर दिया था, पर जब से तू आया है तब से मुझे बहुत शिकार मिलने लगे हैं। इसलिए मैं तुझे मारना नहीं चाहती, पर तूने तो इस बेड को ही हटवाने की बात कर दी। और इतना कहकर वो अविनाश का फिर से गला दबाने लगती है। तभी प्रीति की आंख खुल जाती है। प्रीति जल्दी से इमरजेंसी बेल बजा देती है। ये तूने ठीक नहीं किया। मैं फिर आऊंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अगर तेरे पति ने मुझे या मेरे बेड को यहाँ से हटाने की बात की तो तुम सब मरोगे। डॉक्टर्स और नर्स के वहां आने से पहले वो औरत गायब हो गई। जब प्रीति और अविनाश ने सबको ये बात बताई तो पहले तो लोगों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन अविनाश के गले पर कुछ निशान थे जो किसी को समझ नहीं आए कि वो कहां से आए। हर किसी को यही लगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ इनके साथ।
तो ऐसे ही कुछ ब्रह्म होगा। डॉक्टर्स अविनाश को आराम करने और अकेला रहने की सलाह देते हैं और प्रीति को अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं, रूम का दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है और कमरे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। हंसने की आवाज के साथ अविनाश के चीखने की भी आवाज आने लगती है। प्रीति को लगा कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो अविनाश को हमेशा के लिए खो देगी। जैसे ही प्रीति त्रिशूल से दरवाजे को छूती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हाथों में त्रिशूल लिए वो उस समय किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही सब अंदर देखते हैं तो उस चुड़ैल ने अविनाश को हाथों में उठाया हुआ था और उसको मारने ही वाली थी कि प्रीति ने वो त्रिशूल सीधा चुड़ैल के पेट में घुसा दिया, जिसके कारण चुड़ैल छटपटाने लगी। उसके अंदर से काला खून जैसे कुछ निकलने लगा और एक धमाके के साथ उस चुड़ैल का अंत हुआ। उसके बाद से आज तक वो बेड उसी हॉस्पिटल के स्टोर रूम में रखा हुआ है और उस बेड को यूज करना सख्त मना है। कुणाल, धीरज और आयुष कॉलेज एग्जाम्स के बाद अपनी कार से ट्रिप पर निकले थे। धीरज ड्राइव कर रहा था। फ्रंट सीट पर कुणाल बैठा था और बैक सीट पर आयुष बैठा था। यार, इस बार का ट्रिप बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ भाई, अब हम बड़े हो गए ये। तूने सब कुछ रख लिया था ना जो मैंने कहा था? मेरे पास जो था वो मैंने रख लिया था, बाकी ले लेंगे रास्ते से। ठीक है। तभी सामने एक मॉल दिखता है। धीरज, गाड़ी रोक, मुझे कुछ लेना है। भाई जल्दी आना। कुणाल कार से उतरकर मॉल की तरफ चला जाता है। क्या लीना क्या था इसे? अरे पागल है वो, पता नहीं घूमने जा रहा है या गृहस्थी बसाने जा रहा है। अबे वो देख सामने। वो क्या है? लग तो कोई खम्मा रहा है। खम्मा चलने कब से लगा भाई? ऊपर देख, लगता है सायरन लगी है। हो सकता है कि यहाँ के लोग कोई फंक्शन कर रहे हो और कोई और रीजन से सायरन ले जा रहे हो। हाँ, वो तो सकता है। तभी कुणाल आकर गाड़ी में बैठता है। उसके हाथ में गन होती है। भाई ये क्या लाया तू? हम कोई शिकार करने जा रहे हैं क्या? अरे वो बिल्डिंग काउंटर पर उन्होंने कहा कि सर ये ले लीजिए, आपको आगे जरूरत पड़ेगी, ये एरिया बहुत खतरनाक है। ये गन कौन सी है? लेजर। यहाँ सायरन पिलर्स है क्या? ये क्या होती है? वो हॉलीवुड मूवीज। अरे भाई तू मूवीज कम देखा कर, ठीक है? धीरज गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी सायरन की आवाज आती है। लगता है आसपास कोई फैक्ट्री है, पर ये आवाज थोड़ी अलग है भाई। ना तो एम्बुलेंस जैसी है ना पुलिस जैसी। इंडस्ट्री वाली भी अलग होती है, ये कौन सी है? तभी धीरज झटके से गाड़ी रोक देता है। उन्हें जोर का झटका लगता है। वो लोग नजरें उठाकर देखते हैं तो उनके सामने दो लंबी लंबी टांगे होती हैं जो पतले पिलर्स जैसी दिखती हैं। ये क्या बोला है? चुप हो जा भाई। उसी वक्त सामने एक कुत्ता दौड़ते हुए रोड के इस पार से उस पार जाता है। वो दोनों टांगे भी उस कुत्ते के पीछे चल देती हैं। उसे देखकर इन लोगों का बुरा हाल हो जाता है और उसके जाते ही चैन की सांस लेते हैं। ये क्या था भाई? हम वापस चले क्या? हाँ यार, चलो वापस। वो मॉल वालों की बातों से मुझे डर लग रहा था। तुम लोगों को तो आना था,
कितना बोल तो रहे थे भाई, हॉरर डेस्टिनेशन ही चूज करना, तो फिर अभी से डरने लगे? अरे यार, अरे ट्रेलर इतना डरावना था, तो आगे पूरी फिल्म कैसी होगी? भाई सुन, गाड़ी मोड़ ले। ठीक है, चलो वापस। धीरज गाड़ी मोड़ने लगता है। वो इतना डरा हुआ होता है कि ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पाता है। तभी फिर से सायरन की आवाज आने लगती है और उनके गाड़ी के मुड़ते ही फिर से वही टांगे नजर आती हैं उन लोगों को। दो लंबे लंबे पैरों के ऊपर एक शरीर होता है और सिर के नाम पर 4 सायरन्स लगे होते हैं। पैरों के जैसे ही पतले पतले लंबे हाथ होते हैं उसके। वो इनकी कार को हाथ में उठाकर खिलौने की तरह ऊपर नीचे करने लगता है। कार के दरवाजे खोल देता है और जैसे ही ऊपर नीचे करता है, ये लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ऊपर से गिरने के कारण चोट तो लगती है, पर जान की फिक्र में उठकर भागने लगते हैं। आयुष के ऊपर लेजर गन गिरती है तो वो उसे लेकर भागता है। भागते भागते कब जंगल में घुस जाते हैं ये उन्हें पता ही नहीं चलता। आयुष, तूने हमें फंसा दिया। यार मुझे नहीं पता था यार ये जगह इतनी खतरनाक होगी। अगर हम मर गए तो? अरे भागो यहां से, अगर वो आया तो लेजर गन से हम उसे मार देंगे। फिर से वही सायरन की आवाज आने लगती है। जंगल के पेड़ों के बीच फिर वही टांगे इन लोगों को दिखने लगती हैं। ये लोग पत्थरों की आड़ में छुप जाते हैं। मैंने हॉलीवुड मूवीज में देखा है, ऐसे क्रिएचर्स को सायरन पिलर्स कहते हैं। ये बहुत पावरफुल होते हैं, पर मुझे पता है कि इनको कैसे खत्म करते हैं। यार तुझे जो करना है वो कर, पर आज हम लोगों की जान बचा ले प्लीज। तुम लोग चुप रहना, अगर वो इधर आए तो सब अलग अलग भागना। अब मैं गोली चला रहा हूं, ठीक है? ओके ब्रो। इधर सायरन पिलर पूरे जंगल में लोगों को ढूंढ रहा होता है और अचानक उनके पास आ जाता है। आयुष पत्थर की आड़ से लेजर गन शूट करता है। सायरन हेड का एक सायरन फट जाता है। वो पागल होने लगता है, दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चीखने से सायरन की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि इन लोगों के कान फटने लगते हैं। इन लोगों को वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है। जिधर से गोली चल रही होती है उधर वो जाता है। ये तीनों भाग ही रहे होते हैं कि वो अपने बाएं हाथ में तीनों को उठा लेता है। आयुष लगातार लेजर गन चलाने लगता है। उसके तीनों सायरन्स को टारगेट करता है। उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। सायरन पिलर के सायरन्स ब्लास्ट कर जाते हैं। साथ में ये लोग भी उस ब्लास्ट में उड़ जाते हैं।